हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीए फाइनल ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत एडवेंट ऑफ यूरोपियन, ठीक है, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, जिसका मतलब होता है भारत में यूरोपियों का आगमन। और इसमें सबसे पहले जो आए वो थे पुर्तगाली, ठीक है। तो आज की क्लास जो हमारी है वो पुर्तगालियों के भारत आगमन से संबंधित पूरी क्लास रहेगी। और इसमें हम लोग जानेंगे कि पुर्तगाली किस रास्ते से किस प्रकार से भारत में आए, फिर उन्होंने किस प्रकार से भारत में अपनी शासन व्यवस्था स्थापित की, और कौन से प्रमुख गवर्नर जनरल जो है यहाँ गवर्नर जनरल के शासनकाल में पुर्तगालियों ने यहाँ पर शासन किया, उनकी क्या पॉलिसीज़ रहीं, ठीक है, और उनके आने से क्या कुछ नई चीज़ें आई भारत में, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है पुर्तगालियों से संबंधित आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुर्तगालियों के उद्देश्य के बारे में। पुर्तगालियों का जो उद्देश्य था वो था व्यवसाय, और विशेष रूप से अरब व्यापारियों को बाहर खदेड़ कर मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। अभी व्यापार और अरब और मिस्र का जो है काफ़ी व्यापार रहता था भारत के इन पश्चिमी तटों से, इसलिए इनको यहाँ से हटा करके खुद को स्थापित करना ये पुर्तगालियों का एक प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन उनका छिपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत में परिवर्तित करना। ये भी उनका एक बहुत बड़ा जो है उद्देश्य था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना भी, ठीक है। बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति, यानी कि पुर्तगालियों के भारत आगमन से संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व तो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं राजकुमार हेनरी की, जो कि पुर्तगाल का ही एक राजकुमार था, और इसको हेनरी द नेविगेटर या नाविक राजकुमार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके जीवन काल में ही भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज के लिए इसने बहुत सारा योगदान दिया, और इसी की वजह से इसको द नेविगेटर की उपाधि दी गई। और इसके समय पुर्तगालियों ने सबसे ज़्यादा समुद्री मार्गों की खोज में जो है अग्रणी कार्य जो है किया। नेक्स्ट बात करते हैं बार्थोलोमियो डियाज। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज का नाम एक पुर्तगाली सर्वप्रथम अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा, जिसको कहा जाता है केप ऑफ गुड होप, और इसी स्थान से होकर के वास्को डिगामा जो है वो भारत आ पाता है। ये पुर्तगाल से चला, फिर अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर है ये केप ऑफ गुड होप, जहाँ पर ये रुका था। अब केप ऑफ गुड होप का होने की बाद वहाँ पर क्या हुआ, वास्को डिगामा 17 मई 1498 को केप ऑफ गुड होप हो करके कहाँ आया, कालीकट, ठीक है। कालीकट पहुँचता है वास्को डिगामा, और अपने साथ काफ़ी सारा सामान लेकर के यहाँ से यूरोप जाता है, और वहाँ वो सामान वहाँ पर बेचता है, जिसमें से उसको 60 गुना मुनाफा मिलता है। तो इसलिए और भी ज़्यादा फिर पुर्तगालियों में भारत से व्यापार करने की वो होती है, होड़ लगती है, और भारत का व्यापार जो है समृद्धशाली व्यापार के रूप में जाना जाने लगता है। बात करें पेड्रो अल्वारेज कैब्रल की। वास्को डिगामा की वापसी के बाद पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में बार्थोलोमियो डियाज के साथ, ठीक है, जो कि 1487 में केप ऑफ गुड होप तक आया था। अब केप ऑफ गुड होप से वो भारत भी आया 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक बेड़ा लेकर के। लेकिन ये लोग आते हैं और व्यापार करके अपना चले जाते हैं। लेकिन असली शुरुआत जो होती है पुर्तगालियों के शासन की, वो होती है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के शासन। अल्मेडा के समय 1505 से 1509 तक जो रहा, और ये भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर माना जाता है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर कहा गया। उसकी प्रमुख नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका उद्देश्य था हिंद महासागर में अपने प्रभुत्व को स्थापित रखना, यानी कि
किसी हिंद महासागर या समुद्री शक्ति के रूप में पुर्तगालियों को स्थापित करना, और जो उसके प्रतिद्वंदी हैं चाहे वो अरब हों या मिस्र हों उनको जो है यहाँ से बाहर करना। तो इस पूरी नीति को क्या कहा जाता है? ब्लू वाटर पॉलिसी। नाम याद रखेंगे। ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से। नेक्स्ट है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1509 से 1515। ठीक है। 1509 में भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने लिया। 1515 ईस्वी तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई। अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। उसने सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास भी किया। अल्बुकर्क की ये मंशा थी कि हिंदू महिलाओं के साथ विवाह, पुर्तगाली जो व्यक्ति हैं ये लोग हिंदू महिलाओं के साथ विवाह करके यहाँ पर पुर्तगालियों की संख्या में जो है वो वृद्धि करें। इस प्रकार का इसने अभियान भी चलाया था। और इसी के समय 1510 में बीजापुर के शासक से गोवा को छीन करके पुर्तगाली अधिकार क्षेत्र में मिलाया गया था। नेक्स्ट है वायसराय नीनो द कुन्हा। 1529 में भारत का पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। उसने एक वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गया। ठीक है। तो ये प्रमुख 3-4 वायसराय थे पुर्तगाली जिन्होंने काफ़ी कुछ ज़्यादा अच्छा काम किया था। ठीक है। तो इन लोगों के नाम आप लोग याद रखेंगे। अब इनकी गतिविधियों के बारे में हम देख लेते हैं, पुर्तगालियों की क्या क्या गतिविधियां थी। तो सबसे पहले कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन से संघर्ष। ठीक है। तो कालीकट में जमोरिन शासकों का शासन था, और जमोरिन शासक का नाम नहीं था, जमोरिन एक उपाधि हुआ करती थी वहाँ के शासकों की। ठीक है। जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया था, जिसके चलते पुर्तगालियों से उसका संघर्ष हुआ और जिसमें उसकी पराजय भी हुई थी। मालाबार क्षेत्र में पहला किला। कोचीन के राजा से अनुमति लेकर उन्होंने मालाबार क्षेत्र में पहला किला जो है बनाया था, और सबसे पहली बस्ती जो है याद रखना अपनी पुर्तगालियों ने कहाँ बनाई? कोचीन में। दीव पर अधिकार। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़े को परास्त करके दीव पर अधिकार कर लिया था। तो दीव, दमन दीव जो है और गोवा, ये तीनों जो है पुर्तगालियों के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो दीव को इन्होंने कब कब्जियाया? 1509 में। और वहीं अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा को कब अपने कब्जे में लिया? तो 1510 में। 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर उस पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया। पुर्तगाली दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा करने में भी सफल रहे। ठीक है। इसके बाद ये थोड़ा भारत से बाहर भी इन्होंने अपने कदम फैलाए, जैसे मलक्का एवं कुर्मुस, ये ईरान पर आधिपत्य था 1515 में। दूसरा, चीन के संचाव द्वीप पर भी इन्होंने 1518 में अपनी बस्ती बनाई। इसके उपरांत पश्चिमी भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर आधिपत्य। ठीक है। जैसे 1531 में इन्होंने चाउल, 1534 में सालसेट और बसीन, 1536 ईस्वी में क्रैगनोर तथा मंगलोर, होनावर, भटकल, कैन्नौर, क्विलोन, भावनगर इत्यादि क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमाकर उन क्षेत्रों में अपने कारखाने जो है खोले। यानी कि 1536 तक इन्होंने भारत के खासकर पश्चिमी भारत के बहुत सारे हिस्सों पर अपना जो आधिपत्य है या अपनी जो बस्ती है उसको बसा लिया था, अपने कारखाने स्थापित कर लिए थे। जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखने हैं गोवा, दमन दीव, सालसेट, बसीन। सालसेट, बसीन भी अभी इनके कब्जे में रहते हैं, लेकिन बाद में इनके क्षेत्र से डचों के द्वारा जीत लिए जाते हैं। ठीक है। डच जो है वो पुर्तगालियों से सालसेट और बसीन को अपने क्षेत्रों में स्थापित कर लेते हैं। तो ये थी इनकी प्रमुख गतिविधियाँ। और फिर है अब बंगाल पर इनके प्रमुख बेसिन द्वीप पर आधिपत्य। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली।
नागपट्टनम में प्रमुख बंदरगाह, मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागपट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है। अब हुगली और बुंदेल कारखाने। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से उसने बुंदेल में कारखाने जो है इन लोगों ने अपने खोले थे। अब इनके बात करते हैं व्यापार के बारे में। तो फितोरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों, जिनको कि क्या कहा जाता था, फितोरिया, ठीक है, पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना को वर्चस्वता पर कायम रखना चाहते थे। दूसरा है कार्टेज व्यवस्था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुर्तगालियों से संबंधित, जिससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इसका मतलब था कि भारतीय जहाज़ों से कई तरह से पैसा वसूल किया जाता था। इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था और अपने सामान की भी जांच करानी पड़ती थी। ठीक है, जिसमें से पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उन्हें लूट लेते थे यदि कोई वो परमिट नहीं लेता था। और ये सिर्फ भारतीय जहाज़ नहीं, अब ये अरब और जो मिस्र के जहाज़ भी होते थे उनको भी परमिट लेना पड़ता था, सब हिंद महासागर से व्यापार करने या समुद्री मार्ग से व्यापार करने पर। यदि ऐसा नहीं होता था तो ये लोग क्या करते थे कि उसके जहाज़ को लूट लेते थे। ठीक, तो इस प्रकार की ये व्यवस्था क्या थी, कार्टेज व्यवस्था थी। नेक्स्ट है लाख, लौंग, कस्तूरी। दक्षिण पूर्वी एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किया जाता था। सोना, चांदी और बहुमूल्य। पुर्तगालियों के पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, यानी कि अपनी वस्तु देकर के दूसरे की वस्तु ले लें, इस तरह की उनके पास कोई वस्तु नहीं थी। इसलिए वो क्या करते थे कि वो यूरोप से सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न लाते थे और उनसे अपना व्यापार जो है करते थे। काली मिर्च और मसाले के व्यापार वो मालाबार और कोकण तट से सबसे ज़्यादा करते थे। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरड़, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। भारत में पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूसेडो प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। ठीक, काजू और तंबाकू। तो भारत में काजू और तंबाकू लाने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। तो पुर्तगालियों के द्वारा भारत में सबसे पहले 2 चीज़ें लाई गई, कौन कौन सी, याद रखना, काजू और तंबाकू। नेक्स्ट है गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व बंदरगाह पर लाए जाते थे। ठीक है, तो जो पुर्तगाली अपने सिक्के ढालते थे वो सिक्के भी इन बंदरगाहों पर लाए जाते थे। अकबर एवं पुर्तगाली। धर्म एवं मीमांसा के प्रश्न पर अकबर की गहरी रुचि थी। उसने पुर्तगालियों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। पुर्तगाली अकबर और उसके दरबारियों को ईसाई मत में परिवर्तित करना चाहते थे, किंतु वे ऐसा कभी नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि अकबर द्वारा पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की योजना थी, जबकि पुर्तगालियों ने कभी भी अकबर की सैन्य सहायता नहीं की। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं पुर्तगालियों का पतन। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। ठीक है, तो सबसे पहले 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया, यानी कि 1580 में पुर्तगाल और स्पेन मिलकर के एक देश हो गए थे। ठीक है, ये यूरोप की बात हो रही है। यूरोप में उस समय 1580 में इस प्रकार का हुआ। इसके बाद फिर स्पेन में धीरे धीरे पतन प्रारंभ होता है और स्पेन के पतन के साथ साथ पुर्तगालियों का पतन भी होना प्रारंभ हो जाता है। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति जो है क्षीण होने लगी और जिसकी वजह से पुर्तगालियों की जो शक्ति है वो भी कमज़ोर होनी प्रारंभ हो गई।
पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा तक का अत्यधिक नियंत्रण था। ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना इनकी पराजय का, क्योंकि वो वहाँ से हर चीज़ पर अंकुश लगाता था और ये रहता तो यहाँ था नहीं कि वो सारी स्थितियों की जानकारी समझे। लेकिन और वहीं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको कुछ ना कुछ काफ़ी हद तक स्वायत्तता प्राप्त थी। दूसरा, धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन भी किया, जिससे यहाँ की जनता में पुर्तगालियों के प्रति जो है वो क्या था कि एक घृणा की भावना उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने डकैती लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डच और अन्य व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में अक्षम थे। उनकी खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। या इसके बाद मतलब ब्राज़ील की खोज कर ली थी उन्होंने, तो ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान जो है कम हो गया और उन्होंने अपना शासन स्थापना जो है ब्राज़ील में ज़्यादा केंद्रित कर लिया। फिर भी भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और भारत से सबसे बाद में पुर्तगाली गए। पुर्तगाली भारत से 1961 में दमन दीव जैसे क्षेत्रों से अंतिम रूप से निकाले गए। ठीक है, तो ये था पूरा पुर्तगालियों का आगमन, प्रमुख उससे संबंधित सारे पॉइंट लगभग हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके आगे के जो भी टॉपिक होंगे वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो थैंक यू।